जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सोलंकी वेदांत एकेडमी इंदौर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कांस्टेबल वैक्सीन सीरीज पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नेक्स्ट पार्ट आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, इफिग्राफी क्या है? इफिग्राफी में किसका अध्ययन होता है, देखते हैं। तो शिलालेखों का अध्ययन किस में होता है? एपिग्राफी में, ठीक है। ठीक, और सिक्कों का अध्ययन किसको बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। ठीक, न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों का अध्ययन। और ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? पक्षियों का। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित किया है? शूद्र जो जाति वर्ण, जो वर्ण है, उनका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? पहली बात तो ये पहली बात ऋग्वेद में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वर्ण जो जातियों से संबंधित है, वर्ण का उल्लेख कहाँ पे है? ऋग्वेद में। और शूद्र शब्द मतलब किस में है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल है? मंडल की बात करेंगे 10। अष्टक कितने हैं? 8। ठीक, सूक्त कितने हैं? सूक्त हैं 1028। और श्लोक की बात करते हैं 10,462 सूक्त है। ठीक है, 10,462 श्लोक है, सॉरी। ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। अच्छा, वेद कितने हैं? वेद है 4। ऋग्वेद की बात करते हैं पहले। 90 मंडल के बारे में पूछा जाता है। 90 मंडल में क्या है? जो सोम है देवता, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। तीसरे मंडल की बात करते हैं तो तीसरे में क्या है? तीसरे में जो गायत्री मंत्र है, विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र कहाँ पर है? तीसरे मंडल में। और इसमें देखते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और जो आपने सुना होगा एक कहानी, वामन अवतार, भगवान विष्णु का अवतार, वामन अवतार का उल्लेख भी कहाँ पे मिलता है? ऋग्वेद में। ठीक है, तो ये आप बात ध्यान रखना। और वेदों में किसकी जानकारी मिलती है? वेदों में जो आर्य की राजनीतिक और इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। घटिका क्या थे? तो जैन शिक्षण संस्थान नहीं, बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र नहीं, उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान की बात कर, इसके बारे में बात करते हैं। उच्च शिक्षा के लिए ब्राह्मण संस्थान। ठीक है, पहली बात यह है कि किस क्षेत्र में प्रचलित थी या किस राजाओं के शासनकाल में? तो ये है पल्लव शासक, पल्लव वंश। पल्लव वंश के बारे में कुछ चीज़ें हम देखते हैं। पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? कांजीपुरम। ठीक है, पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु। संस्थापक की बात कर ली, सिंह विष्णु थे। और इसके बारे में और देखते हैं तो इसकी भाषा थी संस्कृत। पल्लव वंश इसलिए भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि अभी मैं बताने वाला हूँ पल्लव वंश के ही शासक। पहला
नरसिंह वर्मन द्वितीय, और एक है नरसिंह वर्मन द्वितीय और पहला है नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन द्वितीय, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसका लिखो नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा जो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर, जो कांची का कैलाश मंदिर है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय या पल्लव वंश। ठीक है। और नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम की बात करते हैं तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने एकाश्म रथ मंदिर, एकाश्म रथ मंदिर भी बोलते हैं। ठीक, इनका निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप जरूर ध्यान रखना। पल्लव वंश के शासक कौन थे? शिव विष्णु के द्वारा इसकी स्थापना की गई। इसके कैपिटल की बात करते तो कांची थी। इसकी लैंग्वेज जो भाषा थी वो थी संस्कृत। इनमें दो शासक जो महान हुए थे वो नरसिंह वर्मन द्वितीय। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है। ये कहाँ पे करवाया है? कांची में। और दूसरा नरसिंह वर्मन प्रथम रथ या एकाश्म मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। और कैलाश मंदिर की बात करते हैं तो कैलाश मंदिर एक अजंता वो एलोरा में भी है, औरंगाबाद। तो उसकी बात करते हैं तो उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो उसका निर्माण करवाया गया है हमारे दूसरे शासकों द्वारा। ठीक है। अगला देखते हैं, भारत और पश्चिम एशिया में मानसून। ठीक है, चौथा क्वेश्चन, भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने करी थी? मानसून मार्ग की खोज की बात करते हैं। ठीक है। जो महाराष्ट्र के जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। ठीक है। और ये देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 4 नंबर, किसके द्वारा की गई थी? तो हिप्पालस। ठीक है। इसने कौन सी मानसून की खोज की थी? पश्चिम एशिया में मानसून की। हम देखते हैं इंडिया की खोज किसने करी? तो वास्को डिगामा ने इंडिया की खोज करी थी। ये क्वेश्चन भी आता है। और कब की थी? तो 1498। और अमेरिका की खोज की बात करते हैं तो अमेरिका की खोज किसने करी थी? कोलंबस के द्वारा कब की गई थी? 1492 में। ठीक है। वास्को डी गामा कहाँ से था? तो पुर्तगाली यात्री था। अगला देखते हैं, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? 1 संतुति मास। ठीक है। चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक, पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। अच्छा, आपसे यह पूछा जाए कि किस किस ग्रह के उपग्रह नहीं है, तो शुक्र व बुध, इनके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। हम देखते हैं सबसे पहले या सबसे जल्दी परिक्रमण काल किसका है सूर्य के आसपास में? तो वो है बुध का। और हमने देखा शुक्र और बुध के कोई उपग्रह नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो बृहस्पति, कौन सा है? गैनीमेड। ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। अगला देखते हैं,
कौन सा क्षेत्र मुलायम लकड़ी के वनों के लिए महत्वपूर्ण है? शीत शीतोष्ण प्रदेश। इसमें कौन कौन से वृक्ष आएंगे? इसमें आएंगे अखरोट और मेपिल। मानसूनी प्रदेश की बात करते हैं तो मानसूनी प्रदेश में तो आपको पता ही होगा, इसमें आएगा साल, सागौन और सिनकोना। साल, सागौन, सिनकोना ये महत्वपूर्ण है। मध्य अक्षांशी की बात कर मैं आपको बता देता हूँ। भूमध्य रेखा पर कौन कौन से वृक्ष कौन से पाए जाएंगे? ओक, ये सर्वाधिक पाया जाता है। अगला देखते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? तो ये कृष्णा नदी पर। ठीक है, नागार्जुन सागर किस नदी पे है? कृष्णा नदी पर। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा पे ध्यान रखना। और देखते हैं, मैं इसमें कुछ बताता हूं आपको। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल की बात करते हैं तो महाबलेश्वर। कृष्णा नदी महाबलेश्वर कहाँ से? महाराष्ट्र से। गोदावरी नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम स्थल यंबकेश्वर, ये भी कहाँ है? महाराष्ट्र में। कावेरी की बात करते हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? बैतूल के मुल्ताई। ठीक है, बैतूल के मुल्ताई मध्य प्रदेश। ताप्ती नदी की बात करते हैं तो ये नदी पूर्व से पश्चिम की ओर और ये नदी नर्मदा के समांतर बहती है। और ये डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाती है। ठीक है, डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाती है। इसकी लंबाई की बात करेंगे 724 किलोमीटर। 724 किलोमीटर। ताप्ती नदी को बोला जाता है सूर्यपुत्री, सूर्य की पुत्री। ठीक है, सूर्यपुत्री किसको बोलते हैं? ताप्ती। ठीक है, काकरापारा जो परियोजना है वो भी कहाँ पर है? इसके ऊपर। सूरत किस नदी के तट पे बसता है? तो ताप्ती नदी के। कावेरी की बात करते हैं तो कावेरी नदी से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? कावेरी नदी से तो बात करते हैं, इसको दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। ठीक है, गोदावरी की बात करते हैं, गोदावरी को क्या बोलते हैं? व्रत गंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में पूर्वी तट पर स्थित कौन सा पतंग प्राकृतिक पतंग नहीं है? तो कौन सा नहीं? पूर्वी तट पर कौन सा नहीं है? तो कांडला कहाँ पर है? पश्चिमी क्षेत्र में। कांडला कहाँ पर है? पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ पर? गुजरात। कांडला बंदरगाह गुजरात में है। इसकी बात करते हैं, जवारी बंदरगाह है, जवारी बंदरगाह है। ठीक है, कोलकाता, कोची कहाँ पे है? केरल में। चेन्नई बंदरगाह की बात करते हैं तो ये सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह। और आपसे पूछा जाए कि विशाखापट्टनम जो है बंदरगाह, वो सबसे गहरा बंदरगाह, इसको बोलते हैं डॉल्फिन की नोक के जैसा। ठीक, सबसे गहरा। और सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करते हैं तो बड़ा कौन सा है?
मुंबई, मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है। ठीक है, मुंबई में और कौन सा है? नाहवा, सेहवा, इसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जावा नहीं, इसको यहाँ से काटो, ऑप्शन नंबर डी लिखो, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है। ठीक है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है। बात करते हैं सबसे ताजे पानी की, अगर सबसे बड़ी झील की बात करते हैं तो ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं, विश्व की कुल जनसंख्या को लगभग कितनी जनसंख्या एशिया में है? तो कितनी जनसंख्या है? 2/3%। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एशिया में जो जनसंख्या है पूरे विश्व में बात करते हैं तो जो चाइना और इंडिया है वो टॉप पे है पहले ही। तो कितना परसेंट है? 2/3%। एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, एशिया की बात करते हैं तो सबसे बड़ा महाद्वीप, बड़ा महाद्वीप। ठीक है, जनसंख्या में भी ज़्यादा। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं, ये भी पूछा जाता है, तो ये कौन सी है? हवांगहो, हवांगहो नदी। ये कहाँ पे है? चाइना में। ठीक है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में किसकी है? चीन की। ठीक, एशिया में अगर सबसे ज़्यादा जहाज़ निर्माण कौन सा देश करता है? तो जहाज़ निर्माण का कार्य सबसे ज़्यादा कौन करता है? जापान। ठीक है, अगला देखो, अगला क्वेश्चन, यूएनओ का वर्तमान महासचिव निम्न से संबंधित है, कौन से देश से है? तो ये इससे इनमें से कोई नहीं। वर्तमान में महासचिव कौन है? यूएनओ। ठीक है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। इसकी बात करते हैं, इसके अंग कितने हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अंग कितने हैं? 6 अंग। ठीक है, यूएन में कितने स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्य की बात करते हैं तो पहली बात तो अगर क्वेश्चन आता है कि यूएन में कितने सदस्य हैं तो आप लगाना 15 सदस्य की बात करते हैं। तो टोटल तो है 15, लेकिन जो स्थायी है 5 स्थायी और 15 अस्थायी, वो 10 अस्थायी। ठीक है, उसमें बात करते हैं तो इसमें स्थायी में कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना है। ठीक है, 5 है। क्या 10 में भारत है? तो इसमें इंडिया है। ठीक, बात करते हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष की। तो वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटारेस। और ये भाई साहब कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। एंटोनियो गुटारेस कहाँ का है? ये पुर्तगाल का है। अब इसको बड़े अच्छे से ध्यान में रखना। स्थायी सदस्य भी पूछा जाता है। अस्थायी सदस्य की बात करते हो तो अस्थायी सदस्य 10 है। कुल सदस्य अगर आपसे पूछा जाए तो कुल सदस्य आप यही लगाना 15। ठीक, स्थायी सदस्य 5, अस्थायी 10। ठीक, वीटो पावर का यूज़ कौन कौन कर सकते हैं? तो ये 5 स्थायी सदस्य कर सकते हैं। ठीक है, अंग की बात कर ली हमने 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्वीडजल
किस देश की मुद्रा है? मुद्रा से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यह कौन सी है? ग्वाटेमाला की। अगर आपसे पूछा जाए कि लीरा किस देश की मुद्रा है? लीरा, तो लीरा है तुर्की की। ठीक, लीरा किसकी है? तुर्की की। आप ये बताना ईरान की मुद्रा का नाम, ईरान की मुद्रा का नाम क्या है? ठीक है। हाल ही में कौन से देश ने 1 लाख का नोट जारी करा है? 1 लाख का नोट जारी करा, ये भी आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप लेक्चर ले रहे हो तो आप ये ज़रूर बताना है दो क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ईरान की मुद्रा का नाम बताना और 1 लाख का जो नोट जारी करा एक, वो बताना। ठीक है, और एक क्वेश्चन लिखो, IMF 190वां देश है जो, ठीक है, अंडोरा, ये भी आप याद रखना है। IMF जो सदस्य है 190वां, ठीक है, वो नवीनतम देश कौन सा है? अंडोरा। तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें एक मुद्रा और पूछी जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये 2 क्वेश्चन का आंसर बताना है। रेमेन भी किसकी मुद्रा है? चाइना की। ठीक है, या युआन। ठीक है, अगला देखो, वयस्कों में श्वेत रुधिर कोशिकाओं और लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत अनुपात बताना। तो औसत अनुपात की बात करते हैं तो 1:500। रुधिर की बात करते हैं तो एक स्वस्थ मानव है, स्वास्थ्य मानव की, उसमें 5 से 6 लीटर ब्लड रहता है। ठीक है, मानव शरीर के जो भार की बात करते हैं, पूरे मानव शरीर के भार का कितने % ब्लड रहता है? तो वो है 7%। ठीक है, 7% रहता है। ठीक, तो ये आप ध्यान रखना। अगला देखते हैं, कान की अस्थियों की कुल संख्या, भाई साहब कान आ गया, कितनी रहती है? 6। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बड़ी व छोटी। ठीक है, बड़ी कौन सी है? फीमर जांघ की हड्डी सबसे बड़ी। ठीक, और सबसे छोटी की बात करते हैं तो स्टेपी, सबसे छोटी जो कान की रहती है। ठीक, हम बात करते हैं तो अगर मस्तिष्क की जो हड्डियाँ की बात करते हैं, मस्तिष्क में जो हड्डियों है उसकी बात करते हैं तो 8, और पसलियाँ कितनी होती है टोटल? पसली होते हैं 12 जोड़ी, टोटल होती है 24। ठीक, मानव में जो हड्डियाँ रहती है वो कितनी रहती है? अभी 206। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। अगला देखते हैं, जॉन अंगर मेंडल को आधुनिक आनुवंशिक का जन्मदाता माना जाता है क्योंकि उसने आनुवंशिकता के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। उसने निम्नलिखित पर प्रयोग किए थे। सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस के ऊपर यूज़ करा था? तो मटर का पौधा। ठीक है, मटर के पौधे पे पहले ने यूज़ करा। हम देखते हैं आनुवंशिक रोग क्या होते हैं। तो आनुवंशिक क्या होते हैं? जो आनुवंशिक रोग की बात करते हैं तो आनुवंशिक क्या होता है? तो आनुवंशिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो रोग चलते रहते हैं, उसमें कौन कौन सा है? वर्णांधता, और दूसरा कौन सा है?
हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की बात करते हैं तो वर्णांधता में क्या होता है, वर्णांधता में होगा कि आपको लाल और हरे रंग में कोई फर्क नहीं दिखेगा, लाल व हरे रंग में कोई फर्क नहीं दिखेगा, मतलब आप इसमें आप इनको चयन नहीं कर सकते। और यो हीमोफीलिया है, इसमें क्या है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है, रक्त का थक्का नहीं बनने देगा ये, ठीक है। आज के लिए हमारे क्वेश्चन हो गए दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहिए दोस्तों, ताकि जो कांस्टेबल वैक्सीन सीरीज़ है उसमें हम वही क्वेश्चन ला रहे हैं जो एग्ज़ाम में कांस्टेबल की एग्ज़ाम होती है, फॉरेस्ट और MPSI MPPSC में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही अधिकतर कई बार देखे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आप उनमें बने रहिए। थैंक यू दोस्तों आज के लिए।